सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर, वेलकम बैक टू आपका इंडियन मेडिकल लेक्चर। देखिए गाइस, पूरा ब्लड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर इस वीडियो को देखोगे शुरू से आखिरी तक सब कुछ है ब्लड में, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं आएगा। आप चाहे एमबीबीएस लेवल तक भी पढ़ोगे तो पूरा डिटेल से मैंने कैलकुलेशन निकाल के पूरा एक्सप्लेन किया है दोनों लैंग्वेज में। सेल्स हुई, चाहे आपका प्लाज्मा हुआ, पूरा ब्लड ए टू जेड आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलेगा। आराम से समझिएगा, आप दो बार करके भी इस वीडियो को देख सकते हो, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन। ऑल कंपटीशन एग्जाम भी आप इससे प्रिपरेशन करते हो, ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से पूछे जाएंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर और सभी अंगों तक बहता है। पहला पॉइंट है, एक ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्यों? मेरे सर में ब्लड है तो पैर में भी है, बॉडी में भी है, चेस्ट में भी है, बैक में भी है, उंगलियों में भी है। जहां से काटोगे ब्लड निकलेगा। तो ब्लड क्या कर रहा है? हमारे उंगलियों को यहां तक कनेक्ट कर रहा है पूरा। जहां पे खून नहीं जाता है वहां पे पता हाथ सून हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी की वहां कनेक्टिविटी नहीं है। तो ब्लड एक फ्लूइड मतलब तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जो कि बॉडी में कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच करता हूं। इट्स मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो बॉडी, बिल्कुल हमारी बॉडी का अगर सबसे बड़ा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई है तो हमारा ब्लड ही होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को बॉडी में ट्रांसफर करवाता है। सब काम ट्रांसपोर्टेशन का किसका होता है? ब्लड का। नेक्स्ट लाइन पे स्विच करते हैं। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, क्लोटिंग फैक्टर, ये सब चीजों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है हमारा ब्लड। तो ब्लड कैसा है? एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है? न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ता हूं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्मेड एलिमेंट। ब्लड काई से मिलकर बना है। क्या क्या चीजें होती है? दो चीजें होती है, पहली तो हमारी प्लाज्मा और दूसरा फॉर्मेड एलिमेंट, यानी कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका से मिलकर बना है। ब्लड में सेल्स होती है, एक एक सेल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। नेक्स्ट लाइन है हिमेटोलॉजी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में या कहीं भी ये लाइन मेंशन करते हो तो आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हिमेटोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर, यानी कि रक्त से संबंधित जो भी काम है सबकी स्टडी किसमें की जाएगी? हिमेटोलॉजी शाखा में। हिमेटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त तथा रक्त बनाने वाले ऊतकों और बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम हर एक डिसीज के बारे में, ब्लड से, खून से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में अध्ययन केवल करते हैं हिमेटोलॉजी के अंदर। रक्त का अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी के अंदर। बोन मैरो की स्टडी की जाती है हिमेटोलॉजी के अंदर, क्लिनिकल पैथोलॉजी। आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? क्या खासियत है रक्त में? ऐसा क्या है, क्या प्रॉपर्टी बनती है? पहला पॉइंट लिखा है, देखिएगा। इट इज अ डेंसर एंड मोर वस्कुलर एज कंपेरिजन वाटर, यानी कि पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा और लचीला। लचीला क्यों बोला? ब्लड निकालोगे तो कैसा होता है? हल्का सा गाढ़ा होता है, जब जम जाता है जेली जैसा लचीला हो जाता है। तो पानी की तुलना में मतलब उससे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड पीएच इज स्लाइटली एल्कलाइन। रक्त का पीएच थोड़ा एल्कलाइन प्रकृति का भी होता है। ये कंपटीशन में पूछते हैं ब्लड का नेचर क्या होता है। आपको ट्रू फॉल्स में जानने के लिए आपको देखने को बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में, सब, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, सभी में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में बात करूंगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस। गाइज ये याद रखना, आप फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में फ़ारेनहाइट ऐड मत करना। ये बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे इंटेलिजेंट भी इसको भूल जाते हैं, क्योंकि छोटी सी चीजें कौन ध्यान रखेगा। 98 की जगह 93 कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। फिर आपको लिख के रखना होता है, डायरी बना लो, उसमें आप सब मेंशन करके रखा करो, ठीक है। तो रक्त का तापमान जो बताया लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट, नीचे मैंने पॉइंट यहां पे मेंशन किया है कि ब्लड इन मेल, पुरुषों के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। अब बोलोगे फीमेल में कम क्यों है, मेल में ज्यादा क्यों है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, वाइवा में पूछ लेंगे, तो कैसे जवाब दोगे? भैया मेल के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि मेल के अंदर कोई मेंस्ट्रुएशन होता है क्या? नहीं। फीमेल के अंदर हर महीने मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड का हर महीने महिलाओं में लॉस हो जाता है, बहुत सारा ब्लड उनका निकल जाता है, इस वजह से थोड़ी सी ब्लड की क्वांटिटी फीमेल के अंदर कम होती है एज कंपेयर मेल। मेल के अंदर ब्लड की क्वांटिटी सेम रहती है 5 से 6। अब देखो, कोई मान लीजिए कोई एनीमिया वाला मरीज है तो ब्लड कम भी हो सकता है, कोई बहुत पतला है, दुबला है, उसके अंदर कमजोरी है तो ब्लड कम हो सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा है, हेल्दी है, अच्छा, देखो मोटा होने से ब्लड नहीं बढ़ता है, इतना भी आप माइंड में रखना। अगर आप हेल्दी खा रहे हो, आयरन वाली चीजें खा रहे हो, फल फ्रूट सब्जियां खा रहे हो, तो आपके अंदर ब्लड की क्वांटिटी, अच्छे क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में रहता है, इसका आप माइंड में याद रखना। आगे बढ़ता हूं यहां से, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के 7 फंक्शन बताऊंगा, 7 है, आप एग्जाम में लिख के आना, बिल्कुल माइंड में, फ्री में आपको समझाऊंगा। पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है ब्लड? ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। क्या परिवहन? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, जो कि 5वीं 6ठी की क्लास में हमें समझा दिया गया है कि भैया जो रक्त है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक लेकर जाता है और शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मतलब मैंने काम किया, मेरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको फिर लंग्स तक लाया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, फिर ऑक्सीजन अंदर आई, फिर ब्लड ने उसको कैरी किया, फिर बॉडी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डिटेल से बताऊंगा, बट आपको इतना समझना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का। भैया खून सुरक्षा कैसे करता है? ब्लड कंटेन वाइट ब्लड सेल विच हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यानी कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, लाल आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, WBCs होती है, ये करती है प्रोटेक्शन, सुरक्षा करती है। क्यों? क्योंकि फाइट करती है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान का नियंत्रण करना, यानी कि ब्लड ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर में तापमान इंसुलेटर होता है ब्लड हमारा, क्योंकि ब्लड एकदम बॉडी को ठंडा नहीं पड़ने देता, एकदम गर्म नहीं होने देता। एक उसका जो टेम्परेचर, अब आप देखोगे तो ठंड, कितनी भी ठंड में आप चल जाओ तो भी आपका शरीर गर्म रहता है, शरीर को गर्म भी रखना पड़ता है, ज्यादा ठंड में जाओगे तो जम जाओगे फिर तो, बट हमारा जो खून है, ब्लड है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रख के रखता है, शरीर को गर्म रखता है। तो तीन फंक्शन आपको समझ में आए, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि परिवहन, सुरक्षा, तापमान का नियंत्रण। यहां से आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट फंक्शन पे, स्टोरेज, यानी कि संग्रहण का भी काम हमारा ब्लड करता है। देखिए कैसे, ब्लड स्टोर डिफरेंट विटामिन एंड सम अदर मोलिक्यूल, यानी कि रक्त शरीर के कई प्रकार के विटामिन एवं दूसरे तत्वों को संग्रहित रखता है। दूसरे तत्व कौन कौन से? बहुत सारे विटामिन हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, इनको स्टोर ब्लड में ही होते, स्टोर होते हैं वो। इसके अलावा ब्लड सेल है, इम्यूनिटी है, ये सारी चीजें हमारी ब्लड में हो सकती है। एक्सक्रीशन, नेक्स्ट फंक्शन आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हमारा जो रक्त है वो उत्सर्जन भी करवाता है। कैसे? ब्लड ऑल्सो एक्सक्रीट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, रक्त में कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है, ब्लड ही निकालता है, बनाएगा तो कोई और, काम मशीन कोई और है, मशीन कौन सी है? किडनी है निकालने की, पर भैया लीवर से उठा के लेके तो ब्लड ही जाएगा ना सर्कुलेशन के थ्रू, किडनी में जाएगा, फिर वहां पे ब्लड फिल्टर होगा, फिर वो बाहर निकलेगा। तो यूरिया को एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में भी मदद करवाता है। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस, यानी कि ब्लड ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस बना के रखता है। ऐसा नहीं कि आप, अगर आपका पीएच बिगड़ गया बॉडी का, बहुत, मैं बोलता हूं हार्ट अटैक से भी खतरनाक सीवियर प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस कंडीशन में। बॉडी का पीएच हमेशा मेंटेन रहना चाहिए ब्लड का, है ना, तो एसिड बेस बैलेंस का भी मेंटेन करता है। तो ये आपको 6 फंक्शन हो चुके हैं। पहले मैंने आपको पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, साथ में स्टोरेज का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, टोटल 6 फंक्शन हो गए।
अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट इमेज मैंने लिए, इनको हम डिटेल से समझेंगे। गाइज रक्त दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्मेड एलिमेंट। देखिएगा 55% प्लाज्मा का क्वांटिटी पूछते हैं एग्जाम में, कितने परसेंट रक्त में प्लाज्मा होती है भैया 55%। और रक्त कोशिका फॉर्मेड एलिमेंट कितने होते हैं भैया 45% के आसपास होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन देखिएगा ज्यादातर 95% 90% तो लगभग प्लाज्मा में पानी, परंतु उसमें 7% के आसपास प्रोटीन। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं टोटल। 3 प्रकार के कौन कौन से प्रोटीन है? पहला है आपका एल्ब्यूमिन 58%, ग्लोबुलिन आपका 38% और फाइब्रिनोजन आपका लगभग 4%। ये 3 प्रकार के प्रोटीन आपको इंपॉर्टेंट समझना है। फॉर्मेड एलिमेंट में क्या क्या आएगा? रेड ब्लड सेल आपकी आ गई, व्हाइट ब्लड सेल आ गई, प्लेटलेट आ गई। आइए इनका डिटेल से स्टडी करते हैं। पहले ब्लड की प्लाज्मा के बारे में समझेंगे, फिर हम इसके सेल्स के बारे में समझेंगे। प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाला हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है? एक हल्के तरल पदार्थ, लिक्विड फॉर्म है, पेल येलो, हल्के पीले, पूरा पीला नहीं। पूरा पीला मतलब जॉन्डिस हो गया है मरीज को, कोई एक्सपीरियंस लोग इस प्लाज्मा देख के भी समझ जाते हैं पेशेंट को जॉन्डिस है। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, इसमें प्लेटलेट की क्वांटिटी कम होती है, प्लेटलेट रिच थोड़ा नीचे, यहाँ पे बीच में प्लेटलेट सेटल हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। तो प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो प्लाज्मा इज अ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। 55 जो पूरा ब्लड है ना, उसमें 55% भाग तो प्लाज्मा का ही होता है, बाकी के अदर जो है अलग होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, प्लाज्मा कंटेन मेनी कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, पानी होता है और कुछ मिनरल्स भी उपस्थित होते हैं। ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आया कि प्लाज्मा पेल येलो कलर का है, 55% प्लाज्मा होना चाहिए आपकी बॉडी में, और प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, पानी और मिनरल्स। आगे बढ़ता हूं यहां से प्लाज्मा में, प्लाज्मा के कंपोनेंट के ऊपर कितने परसेंट प्लाज्मा में क्या क्या होता है। पहला होता है वाटर, 90% जो होता है, 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्लाज्मा में 90% जो होता है पानी उपस्थित होता है, जो कि अवशोषण और परिवहन का कार्य करता है। पहला है प्लाज्मा में पानी 90%। अब बाकी का 10% बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, 7%। मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा है, सॉरी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट इन 7%, है ना। 7% प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको बता दूंगा मैं अब आगे। एक होता है मिनरल्स, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेनली प्रेजेंट। 7 से 8, 9, 10, 3% जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, 7% आपके प्रोटीन होते हैं, हो गया 10%, और 90% प्लाज्मा में पानी होता है। 90% ये, 10% मिला के 100%, पूरी प्लाज्मा तैयार हो चुकी है हमारी ब्लड की। ठीक है, तो प्लाज्मा के कंपोनेंट क्लियर है, पानी, प्रोटीन और मिनरल्स। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से प्रोटीन्स के ऊपर। प्लाज्मा के प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ब्लड सेल्स भी पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा गाइस, पर मैं आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूं। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन इज अ मोस्ट abundant protein means it manufacturing by the liver, यानी कि एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और यह लीवर के द्वारा बनता है। मेनली फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? लीवर के अंदर हो रही है। बन तो लीवर में रहा है ना, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग लीवर। अबंडेंट की क्यों बात की गई है? क्योंकि प्लाज्मा का सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन ही एल्ब्यूमिन होता है। जहां अबंडेंट वर्ड आता है मतलब ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। This protein help to transport
एंड बाइंडिंग प्रोसेस इट ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। करता क्या है एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि लिपिड एवं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स को परिवहन करवाता है, यानी कि बांधने का कार्य भी, मतलब उसको बांधने का काम करेगा, ट्रेवल करवाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, परिवहन करवाएगा। कौन करवाएगा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे रक्त का ऑस्मोटिक, गाइस ब्लड वेसल्स होती है, आप ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकल के आपके टिश्यू में भी तो भर सकता है ना। अगर एल्ब्यूमिन की कमी हुई तो पूरी बॉडी का ब्लड आपका बाहर निकल सकता है, मतलब स्किन में भर सकता है, टिश्यू में भर सकता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी का बिगड़ेगा तो। अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा, एल्ब्यूमिन बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। इसके इंजेक्शन भी बहुत महंगे, 4-4, 5-5 हज़ार के इंजेक्शन मिलते हैं, इसके याद रखने। इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा का प्रोटीन है। आगे बढ़ता हूं, ग्लोबुलिन दूसरा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन ही है। ग्लोबुलिन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन which are divided into 3 types। 3 प्रकार के ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, माइंड में रखना। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, 3 प्रकार के प्रोटीन है। ग्लोबुलिन की प्रोटीन महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो कि 3 प्रकार के होता है, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन। इसमें से दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन, जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन होते हैं ना, आर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन KEDA, कीड़ा आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हो इसको, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम ही किसका होता है? ग्लोबिन प्रोटीन का। पर ग्लोबिन में भी कौन से? अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। गामा ग्लोबिन नहीं करता है ट्रांसपोर्ट, गामा ग्लोबिन का कुछ और काम होता है। अब गामा ग्लोबिन आर ऑल्सो कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा ग्लोबिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प टू मेड अप इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, यानी कि जो ब्लड में आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ना, IgG, IgM, IgE, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है इनको प्रोडक्शन बनाने का काम होता है गामा ग्लोबिन तक। तो गामा ग्लोबिन को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में मदद करता है। ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में 3 पॉइंट में समझा चुका हूं। ठीक है, पहला 3 प्रकार के ग्लोबिन है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन विटामिन कीड़ा को, विटामिन कीड़ा मतलब KEDA, विटामिन KED को ट्रांसपोर्ट करवाता है। और जो हमारा गामा ग्लोबिन है बेचारे को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, सबसे बहुत अच्छा इम्यूनोग्लोबिन है क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे ब्लड में बनाता है। 3 पॉइंट ग्लोबिन के बाद बढ़ते हैं फाइब्रिनोजन के ऊपर। फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है? This protein formed by liver and important for the blood clotting process, यानी कि यह प्रोटीन लीवर के द्वारा बनता है और यह शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद। गाइस लीवर जो है ना, लीवर आप शरीर का हार्ट से भी इंपॉर्टेंट अंग मान सकते हो। मैं बोलने की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, नॉर्मली हार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो लीवर है बहुत सारी चीज़ों को, हजारों फंक्शन है उसके। आप लीवर के 7 फंक्शन नहीं लिख पाते हो, मैं हजारों फंक्शन उसके आपको बता सकता हूँ कि कितने काम करता है लीवर। तो इतना ध्यान रखना, लीवर में बनता है हमारा फाइब्रिनोजन और मेनली क्लोटिंग प्रोसेस, रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मैं पाथवे बताऊंगा कि रक्त कैसे जमता है तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट एलिमेंट पे। ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट एलिमेंट में क्या होता है, मैंने 55% प्लाज्मा तो आपको बता दिया, अब 45% हम ब्लड को समझते हैं। तो ब्लड में प्लेटलेट जो होती है 0.01% होती है। परसेंट याद रखना है, ये परसेंट आपको बहुत सारी अच्छी बड़ी बड़ी एग्जामों में भी आजकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हमारी 41% होती है गाइस, कितनी? 41%। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है हमारी 4% होती है। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, बहुत सारी आती है। सबको एक एक करके अच्छे से समझते आगे हम लोग, ठीक है। फॉर्मेट एलिमेंट क्लियर है कि भैया कितने परसेंट क्या है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना ताकि आपको समझ में आएगा। और अगर आप पैरामेडिकल की तो DMLT BMLT के लिए तो हम कोर्स देते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना, एक बार समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले हम लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। गाइज ये शब्द बहुत आता है, एरिथ्रोसाइट। आप या एरिथ्रोसाइट कहो या लाल
रक्त कोशिकाएं कहो या रेड ब्लड सेल्स कहो, एक ही बात है कि रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, हमारे रक्त का 45% जो भाग होता है ब्लड का, वो हमारी मतलब ब्लड में फॉर्मेड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 45% फॉर्मेड एलिमेंट में हमारा आरबीसी होती है, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। अब ये तो हो गया दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों वाला काम कि भैया हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है ऐसा जो लाल होता है। अब आपको रिप्लाई क्या करना है, नीचे लिखा है बिकॉज इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आयरन that react with oxygen and प्रोड्यूस रेड कलर, यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रंग में बदल जाता है, रेड ब्लड सेल्स बन जाती है। आप देखो लोहे पर जंग लगी, देखिए आप पानी में गीला कर दो हाइड्रोजन, मतलब पानी लग गया और आप इसको खुले में रख दो तो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आयरन, लोहे में क्या है आयरन, किससे क्रिया करी, ऑक्सीजन से, तो लाल हो गया। अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन तो है, आयरन के साथ में हम सांस ले रहे तो रक्त में घुल के ही जाती हीमोग्लोबिन पे बैठ के, तो जब आयरन और ऑक्सीजन मिलेगा तो लाल कलर बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि बेसिक्स आपको ध्यान रखना रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आगे बढ़ता हूं मैं। A normal range of RBC 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm and normal life span is 120 days। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य मात्रा 4.4 से लेकर 5.5 होती है, मिलियन होती है, एवं इसका जीवन काल 120 दिन होता है। फीमेल में आरबीसी थोड़ी सी कम होती है, कारण पहले बता चुका हूं कि वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू हर महीने अपना ब्लड लॉस करती है, इस वजह से आरबीसी उनके अंदर थोड़ा कम होता है, पुरुषों के अंदर ज्यादा होता है। आरबीसी का जो शेप बताया है बाइकॉन्केव शेप में होती है, विच आर फॉर्म इन रेड बोन मेरो एंड ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लाल रक्त कणिकाएं बाइकॉन्केव आकृति, मतलब ऐसे बाइकॉन्केव होती है, बीच में से हल्के चपटी डिस्क टाइप की होती है, और यह लाल अस्थि मज्जा में बनती है, रेड बोन मेरो में बनेगी और मरेगी कहां पर, 120 दिन के बाद डेथ कहां पे होगी, प्लीहा या स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में से प्लीहा कहते हैं ना। आरबीसी का जन्म स्थान और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान, डब्ल्यूबीसी का जन्म स्थान कहा जाता है प्लीहा को, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। होल डायमीटर, डायमीटर की बात की गई, आरबीसी का डायमीटर आपको बिल्कुल याद रखना है। होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 माइक्रोमीटर होता है, एंड थिकनेस, मोटाई जो होती है आरबीसी की 2 माइक्रोमीटर होती है। नहीं, लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य क्षेत्र पर 7.8 माइक्रोमीटर और इसकी जो मोटाई है लगभग 2 माइक्रोमीटर तक होती है। यहाँ पर साइड व्यू है 7.5 या 7.8 है ना, टॉप व्यू है, बीच में से काट के भी व्यू बताया 2.0 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर की जो है मोटाई बताई गई। आगे बढ़ता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोसाइट। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हो, एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है बनना, हिमेटोलॉजी में जहां जहां पोइसिस शब्द आता है मतलब बनना, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है भैया आरबीसी बन रही है। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अब ये जो है ये दोनों ही पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझना गाइस, मैं बहुत अच्छी चीज है इसमें। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी हैज स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रिन। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीजें, स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन कहते हैं। ये स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन प्रोटीन आरबीसी पे होते हैं, पर करते क्या है, a main function of this protein is that they help to maintain the shape of RBC, यानी कि यह प्रोटीन लाल रक्त कणिकाओं की आकृति को सामान्य रखते। कैसे रखते, देखिएगा मेरी एओर्टा की बात करूं, सबसे मोटी है, बड़ी है, उसमें से तो ब्लड आसानी से निकल जाएगा, पर जब ब्लड निकल के बॉडी के छोटे छोटे भागों में हाथ तक जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल पतली पतली
नसें होती है। अब देखिएगा एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये मेरी पतली पतली वेसल्स है, आरबीसी की साइज इतनी बड़ी है, इसके अंदर कैसे घुसेगी भैया? आरबीसी में स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन है, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, चपटा होता है। आपने बॉल देखी है, छोटी छोटी आती है, पानी में गलाते हो तो बड़ी हो जाती है इस टाइप की, वो आप उससे खेलते हो उस टाइप में, तो वो कैसे लचीली होती है, दबाने पे दब भी जाती है। इसी प्रकार से जो ये होती है, ये हल्की सी फ्लेक्सिबल नेचर बनाता है। कौन बनाता है? स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन, ये दो प्रोटीन है जो कि आरबीसी की सतह पर होते हैं। उसे टूटने, अब पतली पतली जगहों से निकलेगी तो सिकुड़ के निकल जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है? स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य क्या क्या है? RBC carry oxygen from the lungs and send to the tissue and carry a carbon dioxide from the tissue and send to the lungs, जो कि ब्लड का फंक्शन में भी आपको बताया कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर तक जाती है, शरीर से लेकर फिर फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। RBC आर बाइकॉन्केव विच गिव द मोर सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं बाइकॉन्केव, हल्की चपटी होती है, ऐसी चपटी होती है तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल उस पर बैठ सकते हैं। आरबीसी कैन बी चेंज द शेप, आरबीसी अपना आकार बदल सकती है, मतलब ऐसी है तो सिकुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन प्रोटीन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इस वजह से दे आर वेरी इजीली पासेस थ्रू दी स्मॉल कैपिलरीज, लाल रक्त कणिकाएं अपना आकार भी बदल सकती है और यह आसानी से बदल सकती है। इसी वजह से यह पतली नलियों से आसानी से निकल जाती है, मतलब पतली पतली कैपिलरीज में निकल जाती है। हीमोग्लोबिन, अब आरबीसी खत्म हुआ, अब हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़े पढ़ते हैं। इन 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 13 मतलब 13 से लेकर 1 मिनट गए 13 से लेकर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है 100 ml रक्त में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? नॉर्मली 13 से 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए 100 ml ब्लड में। 1 आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं? 250 मिलियन होते हैं। और ये 250 मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन को बिठा सकते हैं? एंड 1 आरबीसी कंटेन 100 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि भैया 100 ml में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। एक आरबीसी के अंदर 1000 मिलियन आपकी ऑक्सीजन के अणु होते हैं, इसीलिए आप आसानी से सांस ले पाते हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ता हूं हीमोग्लोबिन में। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की संरचना के ऊपर। हीमोग्लोबिन इज मेड अप 2 पार्ट, हीमोग्लोबिन के 2 भाग होते हैं गाइस। पहला है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब हीम धन ग्लोबिन। ये जो हीम है, ये हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। जब भी टूटेगा तो जो ग्लोबिन है वो तो बेचारा डिसोल्व होके बॉडी में मिल जाएगा, पर जो हीम है वो आयरन है, जो कि फिर आपको बॉडी में, हीम जब टूटता है तो बिलिरुबिन बन के बॉडी से, और यूरिन का कलर पीला होता है हीम की वजह से, क्योंकि ब्लड सेल टूटती है 120 दिन के बाद। मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बताऊंगा वो। बाकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट में समझ में आए, हीमोग्लोबिन, हीम धन ग्लोबिन। दिस हीम पार्ट मेड अप 4 पाइरोल रिंग, 4 प्रकार की पाइरोल रिंग से मिलकर बना होता है। दिस पाइरोल रिंग आर इंटरकनेक्टेड बाय फेरिक आयन। मैं आपको इसको जूम करके डायग्राम के थ्रू ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिएगा, हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। थोड़ा सा जूम आउट करते, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। आयरन जो सेंटरी जो 4 पाइरोल रिंग होती है, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की पाइरोल रिंग है। पाइरोल रिंग जो होती है, इसके अंदर जो इंटर जो होता है, अंदर की साइड पे आयरन आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, 4 रिंग है, 4 रिंग में आयरन आपका कनेक्टेड होता है। अभी मैंने केवल इतना पढ़ा है, फेरिक आयन होते हैं, आयरन होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं स्ट्रक्चर में। दिस होल कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रोटोपोरफायरिन। देखिएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। प्रोटोपोरफायरिन में है क्या?
4 पायरोल की रिंग है, बीच में फेरिक आयन मतलब वही आयरन की बात, ये रहा बीच में आयरन बेचारा सब में बैठा हुआ है, 4 आयरन के मॉलिक्यूल यहां पे बैठे हुए हैं। अब इसमें ये लिखा है दिस हीम पार्ट कंटेन टू द 4 प्रोटीन चेन, 2 बीटा ग्लोबिन एंड 2 अल्फा ग्लोबिन। यहां पे भी मैंने एक और चीज लिखी है, हीमोग्लोबिन हीम तो आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, पर मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ाया था कि ग्लोबिन प्रोटीन भी अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, डेल्टा ग्लोबिन होता है। पर जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो कौन सा प्रकार का ग्लोबिन है? 4 प्रकार के ग्लोबिन होते, 4 चेन होती है। यहाँ हीम वाला भाग 4 प्रकार के प्रोटीन चेनों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी प्रोटीन चेन की बात कर रहा है? जुड़कर बनता है, जिसमें 2 बीटा ग्लोबिन होते हैं, श्रृंखला होती है, और 2 अल्फा ग्लोबिन की श्रृंखला होती है। बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन से मिलकर जो एक स्वस्थ मनुष्य को हीमोग्लोबिन बनता है। अगर ये ग्लोबिन गड़बड़ है, मतलब आगे लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है क्या? मैंने नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे भी आपको 3 प्रकार के A1 मतलब A1 हीमोग्लोबिन, ये एक प्रॉपर ह्यूमन का हीमोग्लोबिन है, A1 हीमोग्लोबिन। A2 हीमोग्लोबिन भी होता है, और फीटस हीमोग्लोबिन बच्चों के अंदर और कुछ जोड़ता है, मैं आपको उस बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बस बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं WBCs के ऊपर, श्वेत रक्त कणिकाएं के ऊपर क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरोधक तंत्र का भाग होती है, जो कि शरीर से इन्फेक्शन में लड़ने में मदद करती है, सबको पता है। WBC आर ऑल्सो कोल्ड ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानता है। द फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस, WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस के नाम से भी बोलते। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट मतलब WBC बनने को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। पहले RBC बताए तो RBC बनने को इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, जहां पर पोइसिस शब्द आता है मतलब बनने की बात हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, नॉर्मल काउंट ऑफ WBC की सामान्य मात्रा आपको सबको याद रखना है, 5000 से लेकर 10,000, 5000 टू 10,000 होती है। सामान्य मात्रा 5000 से 10,000 होती है। कम अगर होगी तो इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा अगर होगी तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इंक्रीज लेवल ऑफ WBC कॉज ल्यूकेमिया डिसीज, अगर आपकी WBC की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो इसे ल्यूकेमिया के नाम से आप वर्ड को बोलोगे। तो क्लियर है, WBC में इम्यून सिस्टम का भाग होती है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC बनने को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। साथ में 5000 से 10,000 इसकी नॉर्मल मात्रा होती है। ल्यूकेमिया बीमारी होती है WBC के बढ़ जाने पर। यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। 2 प्रकार की WBCs है हमारे शरीर में, पहली है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी है हमारी एग्रेन्युलोसाइट। अब ये ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट क्या है गाइस? ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है, आप जब माइक्रोस्कोप से इसे जूम करके देखते हो तो ऐसे दाने 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 देखने को मिलेंगे, ये ग्रेन्यूल है। और कुछ में बिल्कुल प्लेन सपाट एकदम न्यूक्लियस दिखेगा और कोई दाने नहीं दिखेंगे, ये है एग्रेन्युलोसाइट। अब ये भी अलग अलग प्रकार की जो ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब कैसे याद हो गई? कॉमन सेंस आपको याद रखना ही पड़ेगा खुद से इनको। क्लियर है? तो 2 प्रकार की सेल्स मैंने बताई। आगे बढ़ता हूं। पहली हमारी ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है? These cell contain granules in their cytoplasm, so it is called granulocyte। मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसी प्रकार के कोशिकाओं को ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इनके अंदर दाने मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। This cell has multi-lobe nucleus, so it is called PMN। मल्टीलोब का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस में लोब देखने को मिलेंगे। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कोशिका, अब ये भी आपको कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कोशिकाएं किन्हें कहते हैं?
ग्रेनुलोसाइट को, है ना। इनमें न्यूक्लियस कैसा है, देखो इनमें, देखो इनके जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे शेप का है, इसमें पूरा घुड़ी मुड़ी है, मुड़ा हुआ है, इसमें देखो किडनी जैसा शेप है। तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, ऐसे मल्टी लोब है, बहुत सारे लोब है उनके, उनके मुंह है, इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। 3 प्रकार की बता दिया मैंने, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल, 3 प्रकार की आपकी कोशिकाएं यहाँ पे बताई। आगे बढ़ता हूं, ग्रेनुलोसाइट पढ़ी, अब ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में देखते हैं। द सेल हैज नॉट एनी ग्रेन्यूल, ए ग्रेनुलोसाइट में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दिस सेल आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर सेल, इन कोशिकाओं में मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं। मोनोन्यूक्लियर को कैसा, देखो न्यूक्लियस कैसा व्यवस्थित एक है, अलग अलग नहीं है कि यहाँ है, ऐसा नहीं, पूरा एक न्यूक्लियस इसमें है। 2 प्रकार की बताइए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं लिम्फोसाइट मोनोसाइट से। अब एक एक करके हर एक न्यूट्रोफिल, यूसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको समझते हैं। पहले न्यूट्रोफिल को समझते हैं। न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, PMN। इट इज हैज मल्टी लोब, कितने लोब, 3 से 5 लोब तक हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कोशिकाएं भी कहते हैं, इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है। जूम करता हूं, यहां पे देखो 1 2 3, 3 लोब है, 3 लोब की जगह यहाँ पे आपको 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 या 4, इस प्रकार की सेल न्यूट्रोफिल कोशिकाएं कहलाती है आपकी, और इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर के नाम से भी संबोधित करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज मोस्ट मोटाइल सेल, वर्क एन एक्यूट इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा गतिशील होती है, शरीर में कोई भी संक्रमण होता है तुरंत जाकर उससे लड़ती है, किल करती है। यह बहुत ही गतिशील होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाने पर कोशिकाओं से जाकर जागरूक हो जाती है, लड़ती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब अभी अभी तुरंत कोई संक्रमण हो गया हो, कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो तो। एन एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल इज, इसका जो डायमीटर बताया आपको माइंड में रखना पड़ेगा, इसको तो कुछ समझाने वाली चीज है ही नहीं, कि 12 से 25 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है, क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंस्टिट्यूट 65% टोटल वाइड ब्लड सेल्स, यानी कि संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं में 65% जो भाग है वो हमारी न्यूट्रोफिल का है। मतलब न्यूट्रोफिल, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछते, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिका बताओ, सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, 65% भाग उसका उपस्थित होता है। आगे बढ़ता हूं, न्यूट्रोफिल टोटल लाइफ स्पेन कितने दिनों तक जिंदा रहती है, 13 से 20 दिनों तक ये इसका जीवन काल होता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। देयर लाइफ इज, मतलब कोई इन्फेक्शन आया, हमारे इम्यून सिस्टम में स्टोर है, फिर एक्टिव होगी, फिर एक्टिव होगी किल करेगी, इस तरह से रहती है, हमारे ब्लड में होती है ना, ब्लड में 13 से 20 दिन तक जिंदा रहती है, फिर किल हो जाती है। देयर लाइफ स्पेन पेरिफेरल ब्लड इन जस्ट 7 to 10 आवर, पेरिफेरल ब्लड की बात करूं तो 7 से 10 घंटे ही इसका होता है। एंड दिस इज नॉन स्पेसिफिक सेल विच कैन फाइट एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह किसी भी इंफ्लेमेशन के लिए विशिष्ट नहीं है, अर्थात मतलब कोई भी संक्रमण आने पर या बैक्टीरिया वायरस आने पर लड़ लेती है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी ऐसी है जो टीबी का बैक्टीरिया आने पर टीबी की अलग है, टाइफाइड की अलग है, डेंगू की अलग है, मलेरिया की अलग है, पर जो न्यूट्रोफिल है ये सबकी मदद करती है, सबकी मदद करने में, उसकी मारने में सहायता करती है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट आती है हमारी इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करती है, इट हैज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इट्स साइज 12 to 17 माइक्रोमीटर, यानी कि बाइलोब्ड मतलब ऐसा डबल न्यूक्लियस होता है, एक इधर और हेडफोन जैसा, जैसे हेडफोन नहीं होते बड़े वाले, एक इधर और एक इधर, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, 12 से 17 माइक्रोमीटर साइज है। इट्स 2.4% जो WBC की जो 65% थी वो न्यूट्रोफिल थी, ये कितने परसेंट होती है, 2 से 4%, थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है। इंक्रीज लेवल ऑफ इओसिनोफिल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जब भी आपके शरीर में कोई पैरासाइट आएगा, मलेरिया हुआ, जियार्डिया लैम्बलिया हुआ, और भी बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, कोई भी आया तो आपकी जो इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। आप CBC रिपोर्ट में जब पढ़ोगे, अगर इओसिनोफिल ज्यादा है मतलब कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है, इन ब्लड सर्कुलेशन इट्स लाइफ स्पेन इज 8 आवर, यानी कि ब्लड
खून में आने के बाद ये ब्लड जो सर्कुलेट करेगा उसमें आ जाएगी, तो 8 घंटे में अपना काम करके नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है नॉर्मली। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल का जीवन काल 60 से 70 घंटे होता है, ठीक है, याद रखना, बेसोफिल का जीवन काल 60 से 70 घंटे होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मस्ट सेल, इन्हें हम लोग मस्ट सेल भी कहते हैं। व्हेन इट प्रेजेंट इन टिश्यू, अब क्या होता है गाइस, ये टिश्यू ऊतकों में कोई संक्रमण हो गया, हमारे टिश्यू का कोई संक्रमण हो गया, तो वहां पर भी जाके उसे संक्रमण को ठीक करेगी। तो टिश्यू में जब चली जाएगी तो इसे मास्ट सेल कहते हैं, मस्ट सेल कहते हैं। दिस सेल इंक्रीज इन एलर्जी, अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी हो गई है, स्किन से रिलेटेड एलर्जी है, बॉडी में एलर्जी है, कोई भी एलर्जी है, एलर्जी अगर होती है तो आपकी बेसोफिल ज़्यादा आती है। सीबीसी रिपोर्ट में जब देखोगे बेसोफिल की ज़्यादा मात्रा, मतलब ये है कि भैया कोई एलर्जी है पेशेंट को, इसीलिए बेसोफिल ज़्यादा आ रही है, ठीक है। न्यूक्लियस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूँ लिम्फोसाइट के ऊपर। लिम्फोसाइट क्या है, ये हमारी ए ग्रेनुलोसाइट का टाइप है। दे आर इम्यून सेल विथ अ डायमीटर ऑफ 12 to 15 माइक्रोमीटर, यानी कि लिम्फोसाइट जो है इम्यून कोशिका होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 12 से 15 माइक्रोमीटर। तो लिख के रखोगे तो आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होगा। इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये हमारी सेल आएगी लिम्फोसाइट, और इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट के अंदर इम्यून सेल होती है, एंटीबॉडी होती है, ये प्रोड्यूस कर देगी और कोई भी इन्फेक्शन, स्टार शेप का इन्फेक्शन, इससे जाके लड़ लेगी। मतलब ये खुद नहीं लड़ती, ये अपने सैनिक भेजती है जो कि जाके लड़ते हैं, इसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। प्रोड्यूस एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। टाइप देखो, बी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है और नेचुरल किलर सेल होती है। ये 3 प्रकार के लिम्फोसाइट के ही प्रकार होते हैं, याद रखना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। नेक्स्ट है मोनोसाइट। दे आर लार्जेस्ट ऑन एज WBC, यानी कि सबसे WBC में सबसे बड़ी जो है, लार्जेस्ट बड़ी साइज होती है। द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज, इनका जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का होता है। डायग्राम देखो, किडनी जैसे दिखाई दे, बीन शेप, एक हमारे राजमा के दाने जैसा होता है इसका शेप। व्हेन दिस सेल एंटर इनटू टिश्यू इट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस, ऊतकों में भी जाती है, जब जाएगी तो इसे मैक्रोफेजेस के नाम से बोलते हैं। मोनोसाइट को याद रखना। मोनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोसाइट, मोनोसाइट को हिस्टोसाइट भी कहते हैं। हिस्टो और टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, साइट का मतलब ऊतकों के अंदर ज्यादातर मात्रा में उपस्थित रहती है। इन दिस लंग सॉरी इन द लंग्स इट इज कॉल्ड पल्मोनरी मैक्रोफेजेस, जब ये लंग्स फेफड़ों के ऊतकों या फेफड़ों में होती है तो पल्मोनरी मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। इन द स्प्लीन इट इज कॉल्ड स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, स्प्लीन के ऊतकों में होगी तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। जब टिश्यू की आप स्टडी करते हो, सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप स्टडी करते हो तो आपको मोनोसाइट देखने को मिलती है। इन द लीवर इट इज कॉल्ड कफर सेल, जो कफर कोशिकाएं होती है लीवर के अंदर, जो लीवर की प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन से, तो वो आपकी मोनोसाइट का ही एक प्रकार होता है। मोनोसाइट का कफर कोशिकाएं कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं प्लेटिलेट के ऊपर। प्लेटिलेट आर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, इट्स डायमीटर इज 2 to 4 माइक्रोमीटर। प्लेटिलेट सबसे छोटी कोशिका है, क्षेत्रफल 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है। नॉर्मल रेंज इन ब्लड 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल क्वांटिटी आपकी बॉडी में होनी चाहिए प्लेटिलेट की। नॉर्मल लाइफ स्पेन, जीवन काल कितना होता है प्लेटिलेट्स का? 5 से 9 दिन। 5 से 9 दिनों तक आपके ब्लड के अंदर जिंदा रहती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है, फिर नई प्लेटलेट्स बनती है। क्लियर है। थ्रम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, या थ्रम्बोसाइट्स को या प्लेटलेट को, एक ही बात है। आगे बढ़ता हूं। बीमारियां, डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो याद रखना को, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिया कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। थ्रम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट, जब प्लेटलेट की मात्रा कम होती है तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रम्बोसाइटोथेमिया, साइथेमिया यानी कि इंक्रीज लेवल, अगर प्लेटलेट की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है
थ्रोम्बोसाइथेमिया कहते हैं। प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग, प्लेटलेट हैज नॉर्मल नंबर बट डज नॉट प्रॉपरली फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी नंबर तो सेम रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होगी, पर वो काम ठीक से नहीं करती है, प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा ब्लड मैंने कवर कर चुका हूँ। डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट मौका मत छोड़ना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन लिंक है, डाउनलोड करो। 1500 रुपए का कोर्स है, 2 साल तक मैं पढ़ाऊंगा, पूरा कवर करूंगा, कंपटीशन एग्जाम दूंगा, और 5000 से ज्यादा एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैंने दी हुई है। सारे नोट्स आप डाउनलोड करके चाहो तो आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, 2 साल तक हम बहुत सारी चीजें आपको देंगे। ओनली डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट, बाकी और स्टूडेंट हो वो भी स्टडी करो, हमारे कोर्स जब बनेंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।